प्रदीप जी आप से के पास में सीधे आ जा रहा हूँ। प्रदीप जी, एक दो चीजें ये समझना है। नमस्ते प्रदीप जी। एक तो ट्रेंड की बात हम लोग कर रहे थे और ये आकलन है। जो प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा, ये जनरली प्रोफेसर साहब शिक्षक हैं तो ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये आज ये कह रहे हैं कि मती मारी गई है, तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, जिससे एक साधारण से व्यक्ति को भी लग रहा है कि उससे उनका नुकसान हो रहा है। मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, ये प्रधानमंत्री को मैं जरा आपसे भी समझ लूं, ये केरला स्टोरी के बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है? मतलब केरला स्टोरी है, किसी ने पिक्चर बनाई, अच्छी बनाई, खराब बनाई, असर होगा नहीं होगा, उसको वो एक पिक्चर को जिसका प्रोड्यूसर ये कहता है कि मैंने 4 साल, मेरे डायरेक्टर ने इस पे रिसर्च की और 4 साल की रिसर्च के बाद उसने पिक्चर बनाई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। उस टीजर में 32,000 चलाते हैं, कोर्ट में जाके कहते हैं 3 लोग हैं। उसको प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं कि आप सब लोग जाके देखिए और इससे आपको नई बात पता लगेगी। मैं एक तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो बात कह रहे थे मती मारी गई, ये सब बातें तभी कहेंगे, कोई मुद्दा नहीं रह गया। दूसरा, आपको क्या लगता है कि अगर ये बड़ा अगर है, अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो क्या ईडी और इन सब की जो चीजें हैं ये और बढ़ेंगी, क्योंकि फिर थोड़ी मुश्किल बीजेपी को दिखाई देनी शुरू हो जाएगी जी, और जो मुश्किल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और आप, मेरा आकलन और आपके आकलन के हिसाब से, मैं जरा पहले आपसे पूछ लूं फिर मैं अपना विचार भी दूंगा कि क्या ये जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर छापा और ये सब एक नई स्ट्रेटेजी हो गई जो खुलेआम सब लोग ढूंढ रहे हैं, वो क्या बढ़ेगी? प्रदीप चौहान साहब। देखिए आनंद जी, अगर मैं आपके पहले सवाल से शुरू करूं कि केरला स्टोरी वाली बात को, देखिए केरला स्टोरी को इसलिए उठाया गया कि उन्हें लगा कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स को लेके एक नैरेटिव बनाया गया और वो उसी तरह की कोशिश की गई कि कर्नाटक में भी वो हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव बनाया जाए, लेकिन वो भूल गए कि जहां आपने कश्मीर फाइल का जो इम्पैक्ट हुआ था वहां सारे हिंदू जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले हैं और कश्मीरी पंडित वहां रह रहे हैं, इसलिए वहां पर वो फिल्म का इम्पैक्ट हुआ, इसलिए आपका नैरेटिव बन पाया। लेकिन कर्नाटक में आप केरल की स्टोरी की बात करोगे, हिंदी मूवी की बात करोगे, तो वह वो काम नहीं चलना था, वो पहले से पता था। लेकिन डेस्परेट मेजर जब होते ना, आदमी जब लास्ट में कहता है ना सब कुछ हाथ पैर मारता, वही इसका वजह थी। और दूसरी बात देखिए, जो प्रोफेसर अखिल ने कहा ना, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, 3-4 पॉइंट कहना चाहूंगा कि देखिए, जो अगर आप पिछला चुनाव हुआ गुजरात और हिमाचल का, मैं एग्जिट पोल्स को, ओपिनियन पोल्स को नहीं मानता, लेकिन जो जो पोस्ट पोल सर्वे आते हैं ना, उसमें कुछ चीजें मुझे सही लगती हैं। तो जब पोस्ट पोल सर्वे आए थे तो उसमें से जब हिमाचल का मैंने पढ़ा, उसमें से 2 चीजें मुझे बहुत सही लगी। एक चीज ये लगी कि हिमाचल का जो पोस्ट पोल सर्वे था, गुजरात का नहीं कह रहा, गुजरात का तो बिल्कुल ही अलग था, कि हिमाचल में ये निकला था कि देखिए विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री अपने चेहरे पे वोट मांगने आए और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जबकि विधानसभा चुनाव में जो वोटर है वो लोकल कैंडिडेट देखता है, लोकल इश्यूज देखता है और लोकल जो आपका लीडरशिप है उसको देखता है। इसलिए मोदी को वहां पर मार पड़ी। और अगर आगे भी इसी तरह का किया जाएगा तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें एक चीज ये बिल्कुल साफ थी। और यह, लेकिन यही गलती रिपीट कर दी उन्होंने कर्नाटक में। कर्नाटक में भी आपने लोकल लीडरशिप बीजेपी ने पूरी साइडलाइन कर दी। आपको मालूम है कि येदुरप्पा सिर्फ विजिटिंग कार्ड की तरह दिखाने के लिए थे, बोम्मई का तो कहीं नाम भी नहीं आता था। पूरा राष्ट्रीय इशू पे आप लड़ना चाह रहे, बजरंगबली से लेके केरला स्टोरी तक, आपको गालियों की लिस्ट से लेके जो है वो हर चीज को लेके। लेकिन जब मैं पिछले 3-4 दिनों से अलग अलग चैनल, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ ना, तो जो इंडिपेंडेंट सर्वे करते हैं, जो किसी गोदी मीडिया के साथ नहीं होते, सब ने एक चीज कॉमन कही है, उन्होंने बात की 80% लोगों तक तो ये इश्यूज पहुंचे ही नहीं जो बीजेपी ने उठाए, क्योंकि रूरल एरिया में ये चीजें पहुंची नहीं। रूरल एरिया में समस्या है महंगाई, समस्या है बेरोजगारी, समस्या है सिलेंडर के रेट, समस्या है फिर उसके बाद थोड़े जो सेमी अर्बन टाइप है, जो कस्बे टाइप है, वहां भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे दुकानदार है, हर चीज में उनको कमीशन देनी पड़ती है। इसलिए कांग्रेस के ये मुद्दे कनेक्ट कर पाए। दूसरी बात मुझे लगता है कि कांग्रेस की वहां पर सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया वो ये किया कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि तकरीबन 224 सीटों में से 112 या 110 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर या तो तादाद में ज्यादा है या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करती है।
अब ऐसे में उन महिलाओं को आप बजरंगबली बेचो, चाहे केरला स्टोरी बेचो, चाहे आप गालियां बेचो, उनको वो काम नहीं आएगा। उनको वो काम आया जब आपको 2,000 रुपए महीने का वादा मिला। ये सारी चीजें जो है इस वक्त वो कांग्रेस को काम कर गई। और दूसरी बात, वो जो प्रियंका गांधी का एक कनेक्ट जुड़ा ना इंदिरा के नाम से, जो उनको वहां पर इंदिरा के नाम से जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के साथ जोड़ के, वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा फैक्टर काम कर रहा है वहां पर। वो जो है इन सारी चीजों पे भारी पड़ गया। स्थानीय मुद्दे तो मैंने पहले कहा कि स्थानीय मुद्दे वैसे ही इसमें भारी थे। और तीसरी बात मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी, इस पे कई लोगों का ध्यान नहीं गया, प्रधानमंत्री ने आखिरी के 2 दिन कहाँ लगाए? बेंगलोर में लगाया। बेंगलोर में रोड शो किया, बेंगलोर में वो किया। जो मैंने बेंगलोर में बात की, कुछ हमारे रिलेटिव भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वहां मुझे फीडबैक उल्टा मिला। मुझे मिला कि मोदी के 2 दिन बेंगलोर में लगाने का फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन शहर है। लोग रोजाना नौकरी पे जाते हैं, रोजाना छोटे छोटे बिजनेस पे जाते हैं, और प्रधानमंत्री अगर रोड शो करते हैं तो पूरे का पूरा शहर डिस्टर्ब होता है। आप नोट कीजिए कि मेट्रोपॉलिटन छोड़िए, जो बड़े शहर है वहां भी लोग आपके रोड शो या रैलियों के लिए बाहर नहीं आते। रैलियां, रोड शो देखने निकलते हैं छोटे शहर, कस्बे और गांव देहात के लोग। बैंगलोर जैसे शहर में आप एक्सपेक्ट करो कि लोग आपके रोड शो के लिए आएंगे, तो वो बड़ी गलतफहमी थी। उल्टा आपने लोगों को डिस्टर्ब किया। लोगों के जो है, कईयों को नौकरी पे जाने में लेट हुआ, कईयों के बिजनेस में प्रॉब्लम हुई, उसका उल्टा असर पड़ा, बल्कि उससे लोग नाराज हुए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। जो भी प्लान बनाया गया था, जैसे बनाया गया था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि हम यहाँ बैठ के हम मोदी वर्सेस राहुल गांधी या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कहते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाओ ना, तो वहां सबसे बड़ा चेहरा सिद्धारमैया वर्सेस बोम्मई है। अब जब चॉइस की बात आती है ना, तो लोगों को साफ दिखता है कि सिद्धारमैया के सामने बोम्मई कहीं खड़े नहीं होते। हाँ, अगर येदुरप्पा का चेहरा होता, येदुरप्पा रिटायर नहीं हुए होते, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन चॉइस बोम्मई और सिद्धारमैया के बीच जब आती है ना, तो लोगों ने इसलिए सिद्धारमैया को ही चूज किया। इसलिए मुझे प्रोफेसर अखिल की बात बिल्कुल सही लगता है। मेरा खुद का भी आंकड़ा यही कहता है कि 130 से 140 के बीच कांग्रेस रहनी चाहिए। जी, 2-3 चीजें हैं जो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक मुद्दा बन गया है, और उसको जब कांग्रेस ये कहती है कि हम 5 घोषणाएं या 5 प्रतिज्ञाएं या 5 उसको हम पहली कैबिनेट में ही पास करेंगे, उसके सामने जब ये विजन डॉक्यूमेंट की बात होती है, और उसमें फिर लोग बार बार यूपी का उदाहरण देने लगते हैं कि बीजेपी ने बहुत से वादे किए थे उत्तर प्रदेश में। उसमें 2 सिलेंडर की भी बात थी कि होली दिवाली में सिलेंडर देंगे। उस समय ये भी था कि उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसानों का बकाया है, वो 15 सरकार में आने के 15 दिन के अंदर हम उस बकाये को साफ करेंगे। वो कुछ नहीं किया है। तो धीरे धीरे लोगों का, अच्छा वो कोई बीजेपी नहीं है, लोगों का वैसे भी जनरल आदमी का नेताओं के बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन होता है। ये होता है कि ये तो अपना कह जाते हैं, करते करते नहीं। लेकिन क्या कर्नाटक चुनाव में पार्टी कोई भी जीते, अब थोड़ा परफॉर्म भी करना होगा, क्योंकि बिना परफॉर्मेंस के इस बार बीजेपी को मुश्किल तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बीजेपी को परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा? अगर उसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की बनती है, तो उसका तो वो है कि पहली कैबिनेट में उसको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, मैं अगर बात शुरू करूं तो हिमांशु भाई की बात से शुरू करूंगा। जो हिमांशु भाई आंकड़ा बता रहे हैं, मेरे ख्याल से वो 5 बजे तक का है शायद जो आया है अभी तक। लेकिन अभी जो दूर दराज के इलाके होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा आंकड़ा आने में टाइम लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप फाइनल आंकड़ा 2-3 घंटे बाद आएगा, तो जो पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज था उसके आसपास ही आ जाएगा। वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा जब फाइनल आंकड़ा आएगा। और दूसरी बात रही, देखिए एक चीज और मैं हिमांशु जी से डिफर करता हूं। अगर आप पिछले कुछ 5-6 चुनाव का अगर आप ट्रेंड देखें, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र भी, इसमें मैं महाराष्ट्र भी कर रहा हूं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, यूपी, ये सारे देखिए आप, हिंदुस्तान में ट्रेंड बदला है। या तो किसी भी एक पार्टी को, लेकिन जनता जो है इस वक्त तय कर देती है कि भाई बीच में नहीं लटकाना है किसी को, क्लियर मेजोरिटी देनी है। तो मुझे यहाँ इसलिए कर्नाटक में भी यही लग रहा, आइदर मेरी जो असेसमेंट है, मेरे असेसमेंट के हिसाब से तो कांग्रेस आगे लीड कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी भी आती है तो क्लियर के साथ आएगी। किंग मेकर या हंग असेंबली वाला सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा कर्नाटक में भी होगा। और तीसरी बात जो आपने पूछा ना, कि देखिए मुझे नहीं मालूम, हिमांशु भाई बताएंगे गुजरात में तो जो इस बार चुनाव हुआ था किस उस पर काम कर गया। लेकिन अगर मैं हिमाचल की बात करूं,
जब प्रधानमंत्री जो यहाँ पर बहुत क्लोज है, उनका प्रधानमंत्री मोदी के बहुत क्लोज है, हिमाचल स्टेट को अपना दूसरा घर कहते हैं, जब यहाँ के प्रभारी थे तब उन्होंने गली गली घूमी हुई है, गांव गांव इस प्रदेश का घुमा हुआ। उन्होंने जब अपील की थी कि आप मेरे नाम पे वोट दीजिए, वो भी काम नहीं किया, सिर्फ इस बेस पे कि कांग्रेस ने कहा हम पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करेंगे। वो जो है जब विधानसभा चुनाव आते हैं ना आनंद जी, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं ना वो ज्यादा प्रेफर हो जाते हैं, ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस की गारंटी वाली चीज है ना, मुझे लग रहा है वो जो फर्स्ट कैबिनेट में कहा है कि ये तीनों गारंटी या 5 गारंटियां जितनी भी हैं ये लागू होंगी, वो विधानसभा चुनाव में काम करेगा। लेकिन आप अगर सोचें कि अगर ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इन्हीं को लेकर जाए और काम कर जाएगी, तब नहीं। ये देखना आपको अभी विधानसभा चुनाव का जो भी रिजल्ट आए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती भी है ना, तो लोकसभा चुनाव में चीजें पलट जाएगी, तब चेहरे पे आती है बात। तब सवाल ये उठता है कि मोदी के सामने कौन, क्या राहुल गांधी, खड़गे या जो भी हैं, क्या उतने बड़े हैं? तब राहुल वहां पर मोदी बाजी ले जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि अभी कांग्रेस अगर मेजोरिटी में भी सरकार बना जाए तो लोकसभा में फिर कहीं वही पर 2-4 सीट तक रह जाए और बीजेपी ज्यादा ले जाए, तो हैरानी की बात नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि उन मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को हमें अलग रखना होगा जो लोकसभा में काम किए थे, जो 2019 में जिस बात पे जीती थी। जो कांग्रेस के जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल गारंटीज हैं, उनको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और दूसरी बात, एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट यहाँ बताना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, वो भी कर्नाटक गए थे अपने ऑर्गेनाइजेशन से कवर करने के लिए। तो जो उनकी बात से निकल के आई चीज, वो चीज निकल के आई कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अंडर यूटिलाइज किया कर्नाटक में, जबकि डिमांड बहुत सारी जगह पर मोदी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी, क्योंकि बुलडोजर बाबा, इनकाउंटर बाबा, ये जो इमेज बनी है वहां पर कई जगह पे जो है वो उन्होंने, इसलिए उनकी डिमांड ज्यादा थी कि वहां भी कर्नाटक में कुछ इलाके हैं जहां इन समस्याओं से लोग जो है जूझ रहे हैं, जहां ये अंडरवर्ल्ड टाइप या जो बदमाश टाइप के समस्या है, वहां डिमांड ज्यादा थी। लेकिन सिर्फ 10 सभाएं हुई है योगी आदित्यनाथ की वहां पर कर्नाटक में बीजेपी ने की, अंडर यूटिलाइज किया गया। अगर ज्यादा यूटिलाइज करते तो शायद ज्यादा फायदा होता है। ये एक मेरे मित्र से जो निकली मुझे बात जो समझ में आई, वो मैं आपसे शेयर की। जी, इलेक्शन से हट के आप सब लोगों की बहुत संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बात मुझे उद्वेलित करती है और वो बात हम आप सबको उद्वेलित करती है। इलेक्शन हो जाएगा, 13 को सरकार बन जाएगी, जिसकी भी सरकार बने, क्या महिला पहलवानों का जो मुद्दा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से एफआईआर हुई है और उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, उसी से पहले हम लोगों को याद है निर्भया कांड हुआ, ये सारे लोग राष्ट्रपति भवन पे चढ़ाई कर दिए थे, राष्ट्रपति भवन पे लेके पूरा सब लोग चल दिए थे कि राष्ट्रपति भवन घेर लेंगे, चढ़ जाएंगे, क्या क्या कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि महिला जो पहलवान हैं उनका जो यौन शोषण का मुद्दा है, वो 13 के बाद वो रेलेवेंट रह जाएगा कि वो फिर लोग जैसे भूल जाते हैं, बीजेपी को आदत है भुलाने की? प्रदीप जी बहुत संक्षेप में, बस बहुत संक्षेप में। अच्छा, मैं बीच में आप लोगों को खबर दे दूं, अब सब लोगों ने एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए हैं। 44% तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत रहेगा, 38% बीजेपी का रहेगा, और एबीपी के अनुसार 114 सीट वो अभी कांग्रेस को दे रही है। अब 114 से ज्यादा देना भी उनके लिए संभव नहीं था, अब उसके ऊपर कितना देंगे उन्हें। प्रदीप जी, एक चीज जो मैं महिलाओं की बात पे फिर ले आ रहा हूँ, महिलाओं, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है वो इशू, जैसा प्रदीप जी ने, जैसा हिमांशु जी ने कहा कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने में उससे अच्छा महारत हासिल नहीं है, क्या ये वैसे ही मुद्दे भटकाने वाला इशू रह जाएगा, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट भी होगा? प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगा। पहले मैं वो बता दूं कि एबीपी ने जो 114 दिया है उसमें आप 20 ऐड कर लीजिए, तो मतलब असल आंकड़ा वो था इनके सर्वे का, उन्होंने 20 कम कर दिए होंगे। लेकिन दूसरी बात रही महिलाओं के आंदोलन की बात, देखिए 2.5 लाइन का बात बताऊं आपको कि जो किसान आंदोलन को लेकर गलती करी थी ना, वही गलती सरकार अब कर रही है। लेकिन इसको मुझे लगता है जब विदाउट कोर्ट, जो कोर्ट का जो जब तक इंटरवीन नहीं करती इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और डर है, उससे पहले मुझे ये डर है कि ये कहीं कुछ और रूप ना ले ले, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए धीरे धीरे नैरेटिव जाट वर्सेस राजपूत, हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है। और सर, जब जाट की खापे उठती है ना, तो फिर उनको शांत करना थोड़ा सा बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि कोर्ट उससे पहले कुछ कर दे कि इससे पहले ये चीज इस तरह का रूप ले ले। जी।